उसको बोलते हैं बेटा सेप्टल गैंग्लिया। तो बेटा क्या हो गया, द सेप्टल गैंग्लिया। तो ये कॉन्सेप्ट है कि देयर इज अ सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, देयर इज अ सब इसोफेजियल गैंग्लिया, देयर इज अ डबल फॉरेड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और फिर देयर इज अ सेप्टल गैंग्लिया। ये है नर्वस सिस्टम एनालिट्स के केस में, या सिंपली आप बोल सकते हो कि अर्थ फॉर्म के केस में। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? नाउ ये हो गया आपका नर्वस। आगे बात कर, नेक्स्ट नर्वस सिस्टम के आगे जब हम चलेंगे, ठीक है, तो हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एनालिट्स की बात करेंगे। एनालिट्स बाइसेक्सुअल होते हैं एक्सेप्ट नेरिस। नेरिस इज यूनिसेक्सुअल। नेरिस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है। और इनमें फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। और अर्थॉम में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और अर्थों की जो फर्टिलाइजेशन है वो कोकून में होती है। अब कोकून क्या है, एक्चुअली ये जो मान लीजिए अर्थों में, अर्थों के पास क्लाइटलम होता है ना, क्लाइटलम, क्लाइटलम जो डार्क पार्ट बता है क्लाइटलम, ये इंपॉर्टेंट है, जो रहता है 14, 15 एंड 16 सेगमेंट में क्लाइटलम। ये क्लाइटलम एक सेक्रीशन रिलीज करता है, ठीक है, जिसके अंदर एग्स रिलीज होते हैं, और इसको फिर बाद में बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो ये जो बाहर रिलीज कर देते हैं इसको, इसी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स भी होती है, और इसी को हम बोलते हैं कुकून। तो क्या इंपॉर्टेंस है क्लाइटलम की? क्लाइटलम की इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कुकून। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और अर्थफॉर्म में जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट है, देयर इज नो लार्वा फॉर अर्थफॉर्म, देयर इज नो लार्वा फॉर अर्थफॉर्म। हाँ, नेरिस का लार्वा है, नेरिस का लार्वा है ट्रोपोफोर लार्वा। तो लीच हो गया और अर्थफॉर्म हो गया, इनके पास लार्वा नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। नेरिस का क्या है, लार्वा है, और नेरिस के लार्वा को हम बोलते हैं डी ट्रोपोफोर लार्वा। क्लियर है? तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हो गया नर्वस सिस्टम। इसके बाद एक आखिरी चीज जो एनालिट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना, जो एनालिट्स के बारे में थोड़ा आपको जानना जरूरी है, दैट इज लोकोमोशन। इनके पास लोकोमोशन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। अगर मैं लोकोमोशन की बात करूं तो अर्थों के पास, अर्थों के पास लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर होते हैं सीटे। और लीच के पास, लीचेस के पास सकर्स होते हैं। एंड नेरिस के पास, आप डायग्राम में देख सकते हैं, नेरिस, मान लीजिए नेरिस है, नेरिस के पास पैरेलल अपेंडेजेस होते हैं, पैरेलल अपेंडेजेस, जिसको हम बोलते हैं दी पैरापोडिया। तो नेरिस हैज पैरापोडिया। क्लियर? तो ये आखिरी चीज इंपॉर्टेंट है, लोकोमोशन के बारे में माइंड रखेंगे। अर्थों के पास सीटे होते हैं, ठीक है,
मेनली सीटें। लीचेस के पास सकर्स होते हैं। नेरिस के पास पैरापोडिया होते हैं। पैरापोडिया के ऊपर भी सीटें हो सकते हैं। तो मतलब नेरिस के पास पैरापोडिया भी है और सीटें भी हैं। मतलब दोनों चीजें, सीटें भी है, पैरापोडिया भी नेरिस के पास। लीच के पास सकर्स और अनथम के पास सिर्फ सिर्फ क्या होते हैं, सीटें होते हैं। और लोकोमोशन में इनकी मसल्स हेल्प करती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो दो तरीके की मसल्स होती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। वो इसके लोकोमोशन में हेल्प करती है। एंड दैट इज ऑल अबाउट द लोकोमोशन। ये आप याद रखेंगे। तो क्या हो गया, अर्थवर्म के लिए हो गया सीटे प्लस देयर मसल्स। लीचेस के लिए क्या हो गया, सकर्स प्लस देयर मसल्स। नेरिस के लिए क्या हो गया, पैरापोडिया प्लस सीटे प्लस देयर मसल्स। आई सपोज दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। कोई डाउट है पूछ लीजिए, वरना एनालिसिस यहाँ पे खत्म हो गया। हमारा थोड़ा लेफ्ट साइड कर दीजिए। हाँ जी बेटा। सो कैमरा लेफ्ट साइड थोड़ा कर दीजिए। डन। ठीक है, क्लियर है, नजर आ रहा है। यस सर। सर मसल तो तीनों के पास हो गए ना? हाँ बेटा, मसल तीनों के पास होंगे। बिना मसल के तो लोकोमोशन होगा नहीं। तो इनकी बॉडी में सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल दोनों मसल्स होते हैं, ठीक है ना। ये इनका फीचर एस्केल हेलमिंथस से काफी अलग है। जैसे एस्केल हेलमिंथस होता है ना, उसके अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं, सर्कुलर नहीं होते। कहाँ, बाहर बॉडी में, आउटर बॉडी वॉल में। लेकिन एनालिट्स में थोड़ा एडवांसमेंट है, वहां लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर दोनों मसल्स हैं। और वो बने ही लोकोमोशन के लिए, कभी कॉन्ट्रैक्ट करे कभी रिलैक्स करे। ठीक है, देखिए अर्थवर्म ऐसे चलता है, ऐसा खींचा, फिर ऐसा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, है ना। जैसे कि आप अगर ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दें तो अर्थवर्म ऐसे चलता है, ये खींचा, ऐसे खींचा, एंड ऐसे समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये तो खींचना और रिलैक्स होना, खींचना और रिलैक्स होना, दैट इज बिकॉज ऑफ द मसल्स। और जब खींचेंगे और रिलैक्स होंगे तो बार बार जमीन से जुड़ेंगे, बार बार जमीन से हटेंगे। तो जुड़ने हटने के लिए सीटें काम करते हैं, ठीक है ना। वही काम लीचेस में सकर्स करते हैं, ठीक है ना। और नेरिस क्योंकि पानी में रहता है तो स्विम करना होता है, तो ऐसे 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 हाथ पैर मारने पड़ेंगे स्विम करने के लिए। तो ये पैरापोडिया करना है ना, पैरल अपेंडेज है, ऐसे ऐसे फ्लैप करेंगे, वो स्विम करेगा। हाँ, कभी कभी नेरिस को वॉक भी करना होता है, मतलब लैंड के ऊपर है, अगर रॉक के ऊपर है तो रॉक रॉक के ऊपर कभी कभी पानी के अंदर जो रॉक है वहां वॉक करना होता है। तो जब वॉक करना होता है तो उसके जो पैरापोडियाज हैं, है ना, उसके ऊपर भी सीटे रहते हैं, जैसे अर्थवर्म के पास है, तो उसको भी वॉक करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो नेरिस भी फिर ऐसे 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 करके चलता है, ठीक है, जब वो रॉक पे चल रहा है, ठीक है ना, जस्ट लाइक अर्थवर्म। लेकिन वैसे नॉर्मली वो स्विम करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द पैरापोडिया। एंड हाँ, पैरापोडिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कर लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन भी पैरापोडिया से हो जाएगा, इवन एक्सक्रीशन। तो थोड़ा बड़ा थिन होते हैं पैरापोडिया, उनकी लाइनिंग बड़ी थिन होती है। तो आप वहां से ऑक्सीजन आ भी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाएगी, और अमोनिया माइंस भी रिलीज हो जाएंगे। ऑफकोर्स नेरिस मोनोटेलिक होते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, एक्वाटिक है ना। तो दैट्स इट। सर नेरीज के ऊपर राइट साइड में क्या लिखा है? बेटा पैरापोडिया, सर राइट लीचेस साइड में। लीचेस लीचेस के नीचे। सर इधर साइड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टीको करके कुछ लिखा है। ओके ओके, नेरिस के ऊपर क्या लिखा है? यस सर, टी से जो लिखा है एरो टी। मार के येलो, उसमें येलो में है ना, यस। ट्रोकोफोर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा, बेटा लार्वा का नाम लिखा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रहा था कि नेरिस के पास लार्वा होता है, मतलब नेरिस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, बस इतना याद रखो, अच्छा ठीक है ना। ओके। अच्छा, ट्रोकोफोर लार्वा के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अब बात चलिए तो मैं बता दूं। यस सर। ओके, देखो मैं आपको ना सारा चीजें ना आपकी जगह जगह बताता हूँ, तो आपको जगह जगह ना बस उस चीज का जो निचोड़ है वो याद रखना होता है बस, ठीक है। जैसे नर्वस सिस्टम बताया ना, तो इस माइंड में चाहिए बेल्ट वाला नर्वस सिस्टम है, कॉकरोच जैसा। और कॉकरोच में तो हमने डिटेल में पढ़ना ही है, तो बस कॉकरोच वाला याद रखना, बस इसका भी सेम है, बस ईसोफेगस को रिप्लेस कर देना, सॉरी पैरिन, कॉकरोच की ईसोफेगस वाले पार्ट को रिप्लेस कर देना पैरेंट्स के साथ। तो वहां पे सरकम ईसोफेगल आएगा कॉकरोच में, या सरकम फारिंजियल, रेस्ट तो सेम, तेरा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और ये भी बहुत सिंपल ही है, ठीक है ना। अल्फॉर्म में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, क्रॉस होती है, और कुकून में होती है, बस ऐसा कुछ आइडिया होना चाहिए बस।
बाकी नेरेस से यूनिसेक्शन की आइडिया बनती है, ठीक है। बाकी कोई नहीं पूछेगा फिर भी। अब कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है, ट्रोकोफोर लार्वा, दिस वन जो नाम लिखा है ट्रोकोफोर लार्वा, ये आपको बहुत जगह मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये आपको एनालिट्स में मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, ट्रोकोफोर लार्वा एनालिट्स में नेरेस का है, ठीक। आर्थ्रोपोडा में भी ये लार्वा है, सबका नहीं, बट आर्थ्रोपोड जैसे कि सेंटीपीड मिलीपीड, है ना, सेंटीपीड मिलीपीड, उसमें जो लार्वा है वो भी कौन सा है, ट्रोकोफोर लार्वा है, ठीक है ना। अच्छा, सेंटीपीड मिलीपीड में ट्रोकोफोर लार्वा है, और ये हो गया आर्थ्रोपोडा में ट्रोकोफोर लार्वा दिख गया, एनालिड्स में ट्रोकोफोर लार्वा दिख गया। इवन मोलस्क में भी ना, जैसे कि एप्पल स्नेल पाइला, उसका भी लार्वा कौन सा है, ट्रोकोफोर लार्वा है, ठीक है ना। तो इससे आप क्या इन्फर करते हैं? व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अरे क्या, इससे क्या निकालोगे, लॉजिक क्या निकालोगे? एनालिड्स में भी सेम लार्वा मिल रहा है, कुछ में आर्थ्रोपोड्स में मिल रहा है, मोलस्क में भी मिल रहा है सेम लार्वा। चलो और बताता हूँ, और सुनो। अम, जो फिशेस का, सॉरी, जो फ्रॉग का टैडपोल लार्वा है, दैट रिजेंबल्स दी बोनी फिशेस, ठीक है। और सुनो, जो साइक्लोस्टोम्स का लार्वा है, एमोसीट लार्वा, दैट रिजेंबल्स सिफेलोकॉर्डेटा। एम्फीबिया का लार्वा, टैडपोल लार्वा रिजेंबल्स फिशेस, साइक्लोस्टोम्स का लार्वा रिजेंबल्स उनसे पहले सिफेलोकॉर्डेटा, और इन तीनों का लार्वा भी यहाँ पर रिजेंबल कर रहा है। ये सब चीजें किस तरफ इशारा करती है, यहाँ पर ये चीज किस तरफ इशारा कर रही है? सर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। इन्हीं तीन फाइलम्स के अंदर अगर आपको सिमिलर स्ट्रक्चर या सिमिलर चीज देखने को मिल रही है, सिमिलर डेवलपमेंट पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो आप इससे क्या इन्फर करोगे, क्या दिमाग लगाओगे? हाँ जी, थैंक यू मोहम्मद अरबाज। उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इतना सा आपको दिमाग में नहीं जाता कि अगर दो ही लोगों में कुछ सिमिलरिटीज नजर आ रही है, फिर भी वो भी डेवलपमेंट के हिसाब से, है ना, तो उनका आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। मैं कब से क्या बता रहा था कि एम्फीबिया का, थोड़ा ना बायोलॉजी को समझना थोड़ा शुरू कर दो, वरना ना बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। ये 16 चैप्टर क्लास 12th में, और ये 22 11th में 36 चैप्टर है, और 36 चैप्टर का कॉन्सेप्ट रट रट के अगर जाओगे ना 720 एग्जाम का पेपर देने के लिए, जिसमें 50 मिनट के अंदर बायोलॉजी पूरी करनी है, कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। सब अगर रट रट के सब कुछ मैंने ही बताना है, सब कुछ हमने हिंट देने और आपने दिमाग लगाना है, तो जब तक बायोलॉजी को एज अ कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना, आपको मुश्किल आने वाली है, ठीक है। ओके, नाउ पे अटेंशन। और मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी को इतना अच्छे से कर लो कि आपके 50 मिनट 45 मिनट 50 मिनट में पूरी हो जाए, आपको टाइम मिले केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए। उन्हीं की रैंक आती है 40 50 मिनट में बायोलॉजी को निपटा के फिर केमिस्ट्री फिजिक्स को टाइम दे देते ना, उनकी रैंक आ जाती है। कई होते हैं बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं, सब सब उनको पढ़ना होता है, सब उनको समझना होता है, हर चीज की डिटेल में जाना होता है। वो फिर लगाते हैं 1.5 घंटा बायोलॉजी के टेस्ट के अंदर, बायोलॉजी का पेपर देते हुए, और बचता है उनके पास 1.5 घंटा 45, जिसमें वो 50 मिनट 1 घंटा करते हैं केमिस्ट्री, और आखिरी आधे घंटे में करते हैं फिजिक्स, ठीक है।
और फिर उनका कुछ नहीं होता। तो वो नॉर्मल स्ट्रैटेजी यही है, एक कोई भी किसी से पूछ लेना जो जिसने भी नीट क्वालिफाई किया हो अच्छे मार्क्स से, ठीक है, वो आपको यही बोलेगा कि फटाफट से बायोलॉजी अच्छे से करके निपटा दी, क्योंकि हमें बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे माइंड में, तो बायोलॉजी क्वेश्चन फटाफट 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 कर दिए, ठीक है ना। जो नहीं आए छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, दोबारा से थोड़ा सा टाइम दिया 15 मिनट के अंदर, जो छोड़े हुए थे उनमें भी थोड़ा दिमाग लगा कर दिया, और फटाफट से 1 घंटे के अंदर बॉटनी जूलॉजी निपटा के, मतलब 50 मिनट के अंदर बॉटनी जूलॉजी निपटा के, बाकी टाइम केमिस्ट्री का, और फटाफट से फिर मतलब कि टाइम लास्ट में फिजिक्स के लिए काफी बचा लिया। फिजिक्स न्यूमेरिकल तो थोड़ा टाइम लगा उनको करने में, लगता ही है, ठीक है ना। तो that is the logic, that is the way you are going to attempt your paper for NEET exam, that's the way you're going to qualify for it, ठीक है। तो थोड़ा सा ना बायोलॉजी को समझना शुरू कर दो, तुम्हारे दिमाग पे बोझ कम रहेगा, ठीक है, वरना दिमाग में बोझ लेते रहो 36 चैप्टर का, 36 चैप्टर का बोझ ना मैं भी नहीं ले सकता, ठीक है ना। और फिर सिर्फ बायो नहीं है, केमिस्ट्री है, 4 4 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 11th, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 12th, सेम फिजिक्स के साथ, कितना पढ़ोगे, तुम्हारा सब उसके पढ़ लो जरा आराम से, अच्छे से बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। खैर, तो फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है वो बोनी फिश से मिलता है, तो साफ दिखाता है कि बोनी फिश से एम्फिबियंस इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना। साइक्लोस्टोम्स का लार्वा सिफेलोकॉर्डेट से मिलता है, साफ बताता है कि सिफेलोकॉर्डेट से धीरे धीरे साइक्लोस्टोम्स में मॉडिफाई, देयर इज एन इवोल्यूशनरी लिंक। और ट्रोथोफोर लार्वा इन तीनों में कॉमन है, वो ये दिखा रहा है कि तीनों कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी रिलेटेड है, और ये सच भी है, दिस इज अ ट्रूथ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनालिसिस ऑफ दिस पॉइंट पार्ट क्या, कि एनालिसिस is a common ancestor for arthropods and mollusks. Even there is an organism. There is an organism Neopilina. Neopilina is a mollusk. Is a mollusk which resembles annelids. It's a connecting link between annelids and mollusks. Neopilina is a connecting link between the annelids and mollusks. चलिए, ये तो मैंने बता दिया। अब किसी क्लास में किसी स्टूडेंट को ये आइडिया कि एनालिड्स और आर्थ्रोपोडा के बीच में कौन कनेक्टिंग लिंक है? एंड काजल अग्रवाल, एडाप्टिव रेडिएशन नहीं है ये नॉर्मल एवोल्यूशन है, ब्रांचिंग डिसेंट। एडाप्टिव रेडिएशन होता है जब एक ऑर्गेनिज्म एक जगह के सारे पॉसिबल हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। जैसे मार्सुपियल्स और ऑस्ट्रेलिया, है ना, उन्होंने सारे हैबिटेट ऑक्यूपाई कर लिए, कुछ बरों में चले गए, वो क्या बन गए, मोल्स बन गए, कुछ ग्रासलैंड में कूदने लगे, वो कैंगरू, कुछ पेड़ पे चढ़ गए, वो वॉम्बैट, ठीक है, कोई हवा में उड़ गए, फ्लाइंग फैलेंजर, ताकि कंपटीशन ना हो। तो कंपटीशन से बचने के लिए, बिकॉज कंपटीशन इज अ नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, उसमें किसी का भला नहीं होता एज इकोलॉजी, ठीक है। तो कंपटीशन से बचने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, अपनी निश बदल लो, और निश में कोई एक एस्पेक्ट बदल लो, और निश का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हैबिटेट, तो हैबिटेट बदल लिया, कंपटीशन हुआ नहीं, तो जितने हैबिटेट्स मैक्सिमम अवेलेबल है एक जगह के सारे ऑक्यूपाई कर लिए और अलग अलग तरीके से इवॉल्व हो गए, उसको बोलते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। जैसे डार्विन की फिंचेस की सीड रीडिंग फिंच थी, अब सारी सीड रीडिंग होती तो कंपटीशन होता, एक्सटिंक्ट हो जाती, तो कोई हो गई मीट ईटिंग, ठीक है ना, कोई हो गई वुड चेल्सिंग, कोई हो गई इंसेक्ट ईटिंग, ठीक है ना, कोई हो गई फ्रूट ईटिंग, कोई हो गई कैक्टस ईटिंग, और अपना अपना हैबिट संभाले कि जितने फ्रूट वाले पेड़ है मैं वहां पे खाऊंगी, मैं वहां खाऊंगी, तो देयर इज नो कंपटीशन। तो कंपटीशन से बचने के लिए जब एक जगह के सारे हैबिटेट्स लोग एक ऑर्गेनिज्म या एक पर्टिकुलर स्पीसीज ले लेता है और उससे स्पीसिएशन होने लगता है, अलग अलग स्पीसीज बनने लगते हैं, बिकॉज ऑफ यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स टू एलिमिनेट कंपटीशन, तब हम उसको एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। आई सपोज एडाप्टिव रेडिएशन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो ये एडाप्टिव रेडिएशन नहीं, ये नॉर्मल एवोल्यूशन है। हाँ जी,
आपसे एक सवाल पूछा था मैंने, एनालिट्स और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक। वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म। और बेटा वो कौन से होते हैं बेटा त्रिपाठी साहब, ये वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म? सर मे बी पेरिपेटस। पेरिपेटस का रीड किया था मॉड्यूल में। चलिए बहुत खुशी की बात है, आप लोगों ने नाम लिया पेरिपेटस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपने खुद से लिया तो अच्छी बात है, पेरिपेटस इज इंपॉर्टेंट। तो पेरिपेटस सही बताया आपने, एंड इट इज एक्चुअली लिंक बिटवीन एनालिट्स एंड आर्थ्रोपोडा। ठीक है। अच्छा क्यों है ये बात हम करेंगे जब मैं आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ा दूंगा। तो मुझे ना आर्थ्रोपोडा जब पढ़ा दूं मुझे बता देना, याद दिलाना कि मुझे आपको बताना है कि व्हाई पेरिपेटस इज अ लिंक बिटवीन एनालिट्स एंड आर्थ्रोपोडा। एंड अच्छा एक बात और बता दो, बस एक आखिरी पूछ रहा हूँ। चलिए छोड़िए, वो भी तब बताएंगे कि वो क्या है, एनालिट है या आर्थ्रोपोडा है। लिंक मतलब लिंक किसी एक में तो आना चाहिए ना। तो वो बात भी नेक्स्ट टाइम का वो तब करेंगे जब आर्थ्रोपोडा पढ़ लेंगे। अच्छा मुझे एक बात और याद दिलाना, जब मैं जब मोलस्क जब मोलस्क पढ़ा दूंगा ना, तो मुझे एक बात और याद रखना, बताना कि नियोपाइलिना, ठीक है ना, नियोपाइलिना मुझे बताना है आपको कि यस। किस मरस। तरीके से लिंक है एनालिट्स और मोलस्क के बीच में। कोई कुछ कह रहा है? एनीबॉडी सेइंग एनीथिंग, एनी डाउट? नो चलिए, सर। चलिए आगे बात करते हैं फिर, ठीक है। तो इसको मैं डाल रहा हूँ मैं, फिर आगे बात करते हैं, पे अटेंशन। एनालिट या कलर कर लिया हमने, आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे। आर्थ्रोपोडा में, अच्छा आर्थ्रोपोड में आपको पहले बताया था कि कॉकरोच के रिस्पेक्ट में पढ़ाऊंगा। चलो फिर कॉकरोच की बात करें, पे अटेंशन एवरीबॉडी। कॉकरोच का एक बेसिक डायग्राम बना दूंगा, समझा लेंगे। तो एनालिट जहां पे खत्म हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आर्थ्रोपोड।
ओके, पे अटेंशन। बात करने जा रहे हैं कॉकरोच की बात कर रहे हैं। अमेरिकन अमेरिकन कॉकरोच। तो बहुत टाइम से इंडिया आ गया, तो इंडिया की सिटीजनशिप उसको मिल गई, तो इंडियन सिटीजन है। बाकी इट इज नेटिव ऑफ अमेरिका, अमेरिका। ओके, नाउ फिनिश। देखिए हम आर्थ्रोपोडा की बात करने जा रहे हैं, एंड आर्थ्रोपोडा इज एन इंपॉर्टेंट फाइलम, एंड यू नो व्हाई। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आर्थ्रोपोड है, मैं कुछ फीचर्स ना आर्थ्रोपोड के आपको डिस्कस करूंगा, फिर हम कॉकरोच की तरफ चलेंगे। पहले मैं बेसिक बेसिक आर्थ्रोपोडा पे आ जाऊँ। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ऑफ कोर्स एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट इन द डाइवर्सिटी। ऑफ कोर्स इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब देखिए, अब थोड़ा सा ना आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कोई चीज डाइवर्स कब होती है, ठीक है ना? कोई चीज देखिए, डाइवर्सिटी की अगर बात करें, पहले तो आर्थ्रोपोडा ना बहुत पुराने हैं, ठीक है ना? भाई इवोल्यूशन ऐसे होगा ना एनिमल्स में, पहले पॉरीफेरा, सिलेंड्रेट, है ना, करते करते तक प्लैटिहेल्मिंथस, एस्केल्मिंथस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड फिर आए होंगे। है, काफी पुराने हैं। एक तो आर्थ्रोपोड्स आर वेरी ओल्ड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, काफी मिलियन ईयर्स पहले के हैं। मतलब कि अगर हम बात करें तो मीसोजोइक एरा के पहले भी, जब ये पैलियोजोइक एरा चल रहा था, जब इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व हो रहे थे मेनली, तभी आ गए थे आर्थ्रोपोड्स। तो एक तो काफी पुराने हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, पुराने तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आए और चले गए, ठीक है ना। तो एक तो बहुत सारे लोग एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पुराने हैं तो जो जितना पुराना होगा वो उतना फैला हुआ होगा, डाइवर्स ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो नए नए आए हैं वो भी डाइवर्स हो रहे हैं, और जो पुराने आए हैं वो पहले से डाइवर्स होते आए हैं। तो एक तो ये वजह है कि आर्थ्रोपोडा इज ओल्ड, इसलिए ये काफी डाइवर्स है। तो लेकिन पुराना पॉलीफेरा भी है, फिर वो उतना उतना डाइवर्स क्यों नहीं है? अच्छा, अब इनकी एक और एडवांटेज है। डाइवर्स वो होता है, डाइवर्स हर कोई हो सकता था, मलस्क भी हो सकते थे, मलस्क भी हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, और भी फाइलम्स हो सकते हैं। फिशेस वर्टिब्रेट्स में डोमिनेंट है, लेकिन उतनी नहीं है जितने आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना। अब आर्थ्रोपोडा और डाइवर्स क्यों है? क्योंकि एक्सटिंक्ट इजीली नहीं हुए। नॉर्मली क्या होता है, लोग ना एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, कुछ जरा टेम्परेचर बदला एक्सटिंक्ट हो गए। आर्थ्रोपोड्स की खास बात हमेशा से ये रही है कि इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब इतने कम रिसोर्सेस में ये जिंदा रह पाते हैं कि ये एक्सटिंक्ट ही नहीं हो पाते। मतलब आप कभी कॉकरोच को देख लो, ठीक है ना, अगर आप सिर्फ कॉकरोच के का एनालिसिस करो कि एक कॉकरोच को आप पैरों से दबा दो, उसे इसकी टांगे तोड़ दो, उसको पूरा विंग्स उखाड़ के फेंक दो, फिर भी ही इज लिविंग। इवन उसकी गर्दन काट दो तो हमको होता है कि एक हफ्ते तक वो जिंदा रहता है। तो एक तो पहले तो उनके अंदर एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है इस बात की कि वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है कि वो कम से कम रिसोर्सेज में भी जिंदा रह सकते हैं। अच्छा, तीसरा एडवांटेज उनका नेचुरल वे में इसलिए रहा है आर्थ्रोपोड्स का कि आ, मतलब दे आर कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन। मतलब आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी है ना, इट इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, एक हार्ड एक्सोस्केलेटन है जो उसको बचा रहा है, प्रोटेक्शन में काम कर रहा है। चौथा, दे आर हाई इन मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। मतलब कि कह सकते हैं ऐसा कि मतलब दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी एक्टिव क्रिएचर। मतलब जरा सा आप कॉकरोच को देखिए, कॉकरोच रन्स वेरी फास्ट, मतलब कि आपके मुकाबले तेज नहीं भाग पा रहा क्योंकि आप बहुत बड़े हैं। आप एक कदम रखेंगे तो वो आप उसको क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके साइज के हिसाब से उसकी स्पीड देखिए तो हम उसको कर्सोरियल बोलते हैं। मतलब कि कर्सोरियल मतलब फास्ट रनर। और कर्सोरियल मतलब हम किसको बोलते हैं? कॉकरोच के साथ ऑस्ट्रिचस, चीता, ये लोग आते हैं कर्सोरियल में। तो कॉकरोच इज वेरी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, तो एस्केप बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है ना। फिर और सुनिए, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब जॉइंट, ठीक है ना। तुमको क्या स्पेल करना है काजल? व्हाट डू आई नीड टू स्पेल, वो बता दो। एंड आई, ओके, तो आर्थ्रोपोडा
अच्छा कर्सोरियल, अरे कर्सर लिखते हो ना, कर्सर होता है कर्सर, कंप्यूटर का कर्सर होता है, यस यस। कर्सर लिख दो। हाँ, आगे ओरियल ओरियल कर दो, कर्सोरियल, है ना, ठीक है। तो बताइए, यस। एक तो दूसरा नाम क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रा मतलब जॉइंट होता है, ठीक है ना, जैसे आपका डिजीज है आर्थराइटिस। अब आइटिस इन्फ्लामेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आपको गैस्ट्राइटिस हुआ है, मतलब स्टमक का इन्फ्लामेशन हुआ है। हेपेटाइटिस हुआ है, व्हाट इज हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस मतलब, हेपेटा मतलब लिवर, आइटिस इन्फ्लामेशन, तो लिवर का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हेपेटाइटिस। कैसे कैसे हो सकता है? अल्कोहल से हो सकता है तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, वायरस से हो गया तो वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है ना, दैट इज हेपेटाइटिस, है ना। ऐसे गैस्ट्राइटिस भी होता है, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा में इंफ्लेमेशन, कंजक्टिवाइटिस, टॉन्सिलाइटिस जिसे आप कहते हैं टॉन्सिल्स आ गए, टॉन्सिलाइटिस इंफ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, है ना। तो आइटिस इज इंफ्लेमेशन, तो आर्थराइटिस दैट इज जॉइंट्स का इंफ्लेमेशन, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, दैट इज या वहां पे इंफ्लेमेशन होने लग गया, तो उसको बोलते हैं आर्थराइटिस, ठीक है। तो आर्था मतलब जॉइंट होता है, ठीक है ना। तो आर्थ्रोपोडा विच हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है ना। अब जॉइंटेड अपेंडेज की वजह से ना फ्लेक्सिबिलिटी भी है। आप कॉकरोच देखना, आप तो ऐसे चलोगे, ऐसे से भागोगे मैक्सिमम, आपको ऐसे मुड़ना पड़ेगा। मान लो आप ऐसे जा रहे हो, यू आर गोइंग लाइक दिस, ठीक है, आप चल के जा रहे हो ऐसे से, और आपको मान लो इधर जाना है, लेफ्ट जाना है, तो आप ऐसे पूरा बॉडी को मोड़ोगे, फिर आप लेफ्ट जाओगे। तो कॉकरोच को ये नहीं करना, कॉकरोच सीधा जा रहा है और उसको लेफ्ट जाना है, ये ऐसे चला गया, ऐसे से चला गया, मतलब सीधा ही नहीं, दाएं बाएं जहां मर जाए दे कैन रन। तो दे हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी इन मूविंग, ओके, एंड दैट फ्लेक्सिबिलिटी is because of the jointed appendages जो आर्थ्रोपोड्स के पास है। एंड सो ये उनके वन ऑफ द फीचर्स हैं। और तीसरा, हमारे डार्विन साहब कह के गए थे कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस, उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और आर्थ्रोपोड फिट है। फिट कैसे? चार्ल्स डार्विन ऑलवेज मेंशन्ड अबाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मैटर करती है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि जो ज्यादा प्रजनन छोड़ेगा वो आगे ज्यादा सर्वाइव करने के उसके चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है ना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी को अगर ले ले तो, ठीक है। और खैर लॉजिकल इनफ है, लेकिन आई डोंट एग्री, बट ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, मेरे एग्री करने से कुछ नहीं होता, डार्विन एग्री करे, दुनिया एग्री करके, इट्स फाइन। खैर, तो चार्ल्स डार्विन टॉक्ड अबाउट रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ठीक है ना, उन्होंने रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करी थी कि ज्यादा प्रोजेनी तो ज्यादा फिटनेस होती है। और आर्थ्रोपोड्स एक एक बारी में बहुत सारे बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। मच्छर को देख लो, हजार हजार बेबीज एक बारी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इवन कॉकरोच produces like 16 into 10, 160 eggs in one go, और देयर आर मेनी गोज, ठीक है ना। तो ये एक बारी में 160 एग प्रोड्यूस कर, ऐसे कई बार कर रहा है, तो लाइक दे प्रोड्यूस मेनी मेनी बेबीज, है ना, क्लियर पॉइंट। तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सब उसके सर्वाइवल में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इसलिए इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, एंड इट इज सो लार्ज दैट about 66%, that is 2/3 ऑफ द जितने स्पीशीज आज तक हमने नेम किए मतलब आइडेंटिफाई करके नाम दे दिया, जितने हमने आज तक आइडेंटिफाई किए, नेम किए, यानी जितने हैं, कितने हमें तो बहुत सारा हो जाएंगे, लेकिन जितने हमने आज तक आइडेंटिफाई किए, जितने आज तक नेम किए हैं, उसमें 2/3 इज आर्थ्रोपोड्स, दैट लार्ज फाइलम। और इस फाइलम के अंदर भी सबसे बड़ी क्लास कौन सी है? इंसेक्टा। आर्थ्रोपोडा में 3 मेजर क्लासेस हैं, मैं 3 क्लासेस के बारे में बता देता हूँ। आर्थ्रोपोडा को जो हम पढ़ेंगे, हम 3 नजरिए से देखेंगे। एक नजरिए से देखेंगे इंसेक्ट्स को, इंसेक्टा। अब इंसेक्टा में क्या है ना, ये आपका मच्छर, मक्खी, टिड्डा, कॉकरोच, है ना, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, है ना, ग्रास ऑफर, कॉकरोच, क्रिकेट्स, ये सब आएंगे क्लास इंसेक्टा में, ओके, ये हो गए इंसेक्ट्स, है ना। अच्छा, फिर एक ग्रुप आ जाता है जिसमें खाने वाली चीजें आती हैं, नॉन वेजिटेरियंस के, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, श्रिम्प्स। प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्प्स, ये सब जो आ गए ना, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो फूड डेलिकेसीज भी हैं, ठीक है ना। तो ये वाले जो हैं, जो बेसिकली पानी में रहते हैं, दे आर क्रस्टेशियंस, ओके, क्रस्टेशियंस, ओके। तो एक हो गए इंसेक्ट्स, एक हो गए क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियन का प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, श्रिम्प्स, ये सब। अच्छा, तीसरा ग्रुप है इनका, स्पाइडर, जो टॉक्सिक वाले हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स, टिक्स, माइट्स, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, मेनली स्पाइडर और स्कॉर्पियन, ये आते हैं क्लास एराक्निड्स में।
Arachnids is spelled like ARACHNIDS, arachnids. वैसे आपके ब्रेन में भी एक सब एराक्नॉइड सॉरी एराक्नॉइड मेम्ब्रेन होती है, मतलब आपका जो ब्रेन है ना, आप पूछेंगे ब्रेन में कहाँ से पहुंच गया मैं, बट इंपॉर्टेंट है। ब्रेन में 3 मेनिंजेस होती हैं, ये जिनको पता है उन्हें तो सुना है तो सुना होगा। तभी एक डिसऑर्डर होता है मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन में 3 मेनिंजेस होती हैं ब्रेन को प्रोटेक्शन करने के लिए। पाया मैटर सबसे अंदर वाली, देन बीच में एराक्नॉइड मेम्ब्रेन, और लास्ट वाली होती है ड्यूरा मैटर। तो जो एराक्नॉइड मेम्ब्रेन है उसका नाम भी यहीं से आ रहा है, ये स्पाइडर जैसे वेब बुनता है, तो एराक्ने इज द स्पाइडर, एराक्निड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, एराक्ने स्पाइडर का नाम है। वैसे ही वो वेब लाइक नेटवर्क होता है उस मेम्ब्रेन में, तो उसको एराक्नॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं, स्पाइडर के वेब जैसी मेम्ब्रेन है ना, तो एराक्ना। तो तीसरा ग्रुप हो गया एराक्नॉइड्स। तो देयर आर 3 ग्रुप्स, इंसेक्टा जो बता दिया मैंने आपको, फिर क्रस्टेशियंस एंड एराक्नॉइड्स। मतलब एक में आपका इमेजिन कर लेते हैं, इसका कैप्टन बना देते हैं, कैप्टन कॉकरोच। दूसरी तरफ क्रस्टेशियंस में प्रॉन ले लेते हैं, तो एक तरफ कॉकरोच है, एक तरफ प्रॉन है, और इधर तीसरी तरफ स्पाइडर है। तो ये 3 मेजर ग्रुप्स हैं जो आपको आर्थ्रोपोडा में स्टडी करने हैं, इन तीनों में वेरिएशन रहेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले पॉइंट पे आ जाता हूँ, आर्थ्रोपोड्स के बॉडी के बारे में। देखो बेसिक फीचर्स के एनालिट जैसे हैं, ट्रिपल ब्लास्टिक, सिलोमेट्स, बायलैटरली सिमेट्रिकल, ये फीचर्स के एनालिट जैसे ही। आगे चलते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जो सबसे खास बात है, इट्स बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसे कॉकरोच में भी आप देख सकते हो, जो जहां पर वो आईज और एंटीना नजर आ रहे हैं, दैट इज द हेड, ठीक है, दैट इज द हेड। वहां से आप 3 सेगमेंट नीचे आ जाओ, 1 2 3, 3 सेगमेंट नीचे आ जाओ, 3 सेगमेंट्स का थोरैक्स है, द प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। आई लेबल दिस फॉर यू। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट था ना, मैं आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है ना, तब मुझे कॉकरोच बहुत और एनिमल किंगडम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, और इवोल्यूशन, ठीक है। बट स्लोली ग्रेजुअली व्हेन आई एक्चुअली स्टडीड zoology, या जब भी है, वो तो कभी दिन आया नहीं है, आज तक नहीं आया। व्हेन आई एक्चुअली स्टडीड zoology, आई नेवर एक्चुअली स्टडीड zoology, जो भी है शायद। तो जब भी zoology थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि दीज आर द एक्चुअल zoology। आई मीन एक्चुअली खूबसूरत zoology है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, स्पेशली इवोल्यूशन। तो कॉकरोच मुझे पसंद नहीं था, आई एग्री, शायद आपको भी पढ़ना उतना पसंद ना हो, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से चीजें बता दूंगा, आपके माइंड में रहेंगी, ठीक है ना। तो ऊपर से 3 सेगमेंट्स ले लीजिए, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका थोरैक्स, प्रो, आपका नहीं मतलब कॉकरोच का, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। और जो सबसे ऊपर जहाँ एंटीना वेंटीना बना वो उसका हेड है, और बाकी सारा एब्डोमेन है। बाकी सारा क्या है? एब्डोमेन। एब्डोमेन को हम नाम नहीं देते कि एब्डोमेन 1, एब्डोमेन 2, एब्डोमेन को नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और एब्डोमेन में आप देखोगे 10 सेगमेंट होंगे। अगर हमने 10 नहीं बनाई है तो मैंने गड़बड़ करी है, 10 होंगी, तो आप देखेंगे तो देयर आर 10 सेगमेंट्स। तो देयर आर 10 सेगमेंट्स इन द एब्डोमेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कभी भी मैं आपको बोलूँ ना कि 7th सेगमेंट में ये है, तो मेरा मतलब 7th एब्डोमिनल सेगमेंट है, हम नंबरिंग एब्डोमिनल वाले को देते हैं। तो ये 10 जो है एब्डोमिनल सेगमेंट्स है। तो 10 एब्डोमेन की हो गई, 3 हो गई थोरैक्स की। तो कॉकरोच में इन टोटल 13 सेगमेंट्स होती है, और हर सेगमेंट में एक हार्ट का चैम्बर भी होता है, तो इनका हार्ट भी 13 चैम्बर्ड है, ठीक है। क्वाइट रिलेटेड थिंग्स, ओके। तो चीजें रिलेटेड ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसकी बॉडी में क्या हो गया? एक हेड हो गया, एक थोरैक्स हो गया, और एक एब्डोमेन हो गया। ऐसा सबकी बॉडी में, सभी आर्थ्रोपोड में ही प्रॉपर्टी है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बस फर्क ये आ जाता है कभी कभी, जैसे प्रॉन्स है, प्रॉन में ना हेड और थोरैक्स फ्यूज कर गए, तो हम हेड को और थोरैक्स को एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं। तो हेड से आया वर्ड सेफला, सेफला मतलब हेड साइंटिफिकली बायोलॉजिकली, और थोरैक्स तो थोरैक्स है ही, तो हम एक टर्म बोलते हैं सेफेलोथोरैक्स। तो प्रॉन की बॉडी में हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन नहीं होगा, प्रॉन की बॉडी में हो जाएगा सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। यही काम स्पाइडर के साथ भी है, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, क्लियर। तो ये थोड़ा वेरिएशन है क्रस्टेशियंस और अराक्निड्स में, जैसा कि मैंने कहा था।
इंसेक्टा में ऐसा नहीं है, इंसेक्टा में यही है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी आर्थ्रोपोड्स की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इससे पहले हम आगे बढ़े, हम थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं कॉकरोच की। अब देखिए कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी मैं आपको बैठे बैठे यहाँ से बताता हूँ। कॉकरोच का डायग्राम नजर आ रहा है, एवरीबॉडी दिस इज विजिबल। नाउ कॉकरोच के बारे में अगर हम एनालाइज करें तो मैं थोड़ा लेबलिंग करता हूँ। सबसे पहले इसके हेड की बात करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच। तो आइए इसके हेड की बात करते हैं। हर चीज में लिखवाऊंगा नहीं तो बस समझते जाइए। ओके, अब कॉकरोच में मैंने कुछ कुछ जो है लेबलिंग्स करी हैं। ठीक है, और मेरी बात ध्यान से सुनते रहिएगा सब लोग। एवरीबॉडी कीप पे अटेंशन व्हाट आई एम सेइंग।
तो बात नहीं, लेटिंग आपको अभी थोड़ा नहीं नजर आएंगे तो इट्स ओके, ठीक है, मेरे पास सिटिंग एंड टेलिंग। ओके, नाउ कॉकरोच में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, पहले इसके हेड को देखिए, तो थोड़े के हेड स्टडी कर रहे हैं, आपने ना नोट्स बनाते रहिएगा। नाउ हेड, जब एम्ब्रियो में ये हेड था तो आपको एक ही सेक्स स्ट्रक्चर नजर आया, सिंगल स्ट्रक्चर। लेकिन जब ये एम्ब्रियो में था ना, तो देयर वर 6 सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट्स थी, देयर वर 6 सेगमेंट्स, जो अब फ्यूज हो चुके हैं एडल्ट में। ये दिस इज एन एडल्ट कॉकरोच। अब मुझे कैसे पता है ये एडल्ट कॉकरोच है? अच्छा, हाउ डू यू नो और आई नो दैट दिस इज एन एडल्ट कॉकरोच? एनी आइडियाज, गेसेस? ओके, आई टेल यू, बिकॉज ऑफ द विंग्स, ठीक है ना, विंग्स बनाए ना मैंने। विंग्स आर प्रेजेंट ओनली इन द एडल्ट कॉकरोच, याद रखिएगा। अगर विंग वाला कॉकरोच बनाया मतलब वो एडल्ट है, अगर विंग नहीं है फिर वो भी एडल्ट पूरा बना नहीं है, अभी सो बनने में कसर बाकी, ठीक है ना। ओके, सो कॉकरोचेस कैन फ्लाई, ठीक है, ओनली द एडल्ट्स, बिकॉज ओनली एडल्ट्स हैव विंग। वेल, लेट्स गेट ऑन द टॉपिक। If you're looking at the head is like there are 6 embryonic segments जो फ्यूज कर चुकी है और एक हेड बन चुका है। तो एम्ब्रियो में 6 रहेंगे सेगमेंट्स, ठीक है। ओके, अच्छा, तो 6 सेगमेंट्स होती थी, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, हेड इज, एक और पॉइंट है हेड का, जैसे ये कॉकरोच है, मेरे बाजू को समझ लीजिए, हालांकि ठीक है, it doesn't look like cockroach, but still, let's say it's a cockroach. Now, जो हेड है ना कॉकरोच का, that is like this. What is this? This is like this, downwardly directed, मतलब हेड इसका नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हाइपोग्नाथस हेड, हाइपोलो ग्नाथा, जॉ। तो जॉ इज लाइक लोअर डाउन, ठीक है, या हेड इज लाइक लोअर डाउन, तो हाइपोग्नाथस हेड बोलते हैं। आप बस इतना याद रखना कि हेड इज डाउनवर्डली डायरेक्टेड। किसी भी इंसेक्ट का, इवन आप मच्छर का भी देखोगे तो हेड ऐसे ही रहता है, मोस्टली हेड इज इंसेक्टा में नीचे रहते हैं ऐसे, है ना। तो हेड इज लाइक दैट ओनली। तो हेड इज डाउनवर्डली डायरेक्टेड, 6 embryonic segments, एंड हेड इज फ्लेक्सिबल। ओके, हेड ना बहुत फ्लेक्सिबल होता है इसका। और देखिए, आपके हेड फ्लेक्सिबल नहीं होता एक्चुअल में, आपकी नेक फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना। नेक जितनी फ्लेक्सिबल होगी उतना आपका हेड फ्लेक्सिबल होगा, एज सिंपल एज दैट, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपका हेड तो नेक पे डिपेंडेंट है ना। तो इसके पास एक फ्लेक्सिबल नेक होती है, जिसकी वजह से इसका हेड काफी कैसा रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। हेड इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, ना, अच्छा, फ्लेक्सिबल है। और हेड के ऊपर 3 मेजर चीजें। पहले एंटीना, देयर आर 2 एंटीना जो इसके बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना, लाइक दैट। ओके, अभी एंटीना इसके 2 काम में आते हैं। एक तो वाइब, ये एक तो ना टैक्टाइल है। टैक्टाइल मतलब टच सेंसिटिव, किसी चीज को टच करेंगे तो उसको सेंसेशन एंटीना को हिलाता रहता है, कभी टच किया पता लगा अच्छा ये यहाँ पे कुछ है। साथ में इट इज स्मेल सेंसिटिव, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, एंड टैक्टाइल मतलब टच। सो दे आर ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल सेंसिटिव, दे आर टैक्टाइल मतलब दे आर टच सेंसिटिव। तो एंटीना इज इंपॉर्टेंट, पेयर में होते हैं और सेंसरी हैं। अब देखिए, मैंने एंटीना में भी ना ऐसे 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 लाइंस बनाई है, मतलब इवन एंटीना इज सेगमेंटेड, ठीक है ना। एंटीना के सेगमेंट्स को हम पोडोमर बोलते हैं, पैर की सेगमेंट्स को भी हम पोडोमर बोलते हैं, दैट्स अ कॉमन थिंग। तो पोडोमर बोलते हैं, दैट्स नथिंग टू वरी, बस सेगमेंटेड होता है एंटीना, ठीक है। तो एंटीना समझना है आपको। एंटीना के नीचे आए तो देयर आर साइड में दो दो बड़ी बड़ी आईज हैं इसकी, और आईज आर कंपाउंड आईज। अब कंपाउंड आईज क्यों बोल रहे हैं, जैसे आप कंपाउंड बोलते हैं तो एक एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। कंपाउंड मतलब मल्टी, मोर देन वन, मल्टीपल। तो इसकी देखो, आपकी अगर मैं आई की बात करूँ ना, आपकी आई, अगर एक आई की बात करूं, इट इज अ सिंपल आई काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि आपकी एक आंख में एक ही लेंस है, या ओनली वन बाई कन्वेक्स लेंस। इनकी एक आई के अंदर करीब करीब 2000 लेंसेज होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि आपकी एक आई में एक लेंस है, तो आप एक इमेज बनाते हो। इनकी एक आई में 2000 लेंस है, तो 2000 इमेजेस बनती हैं, एंड ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड, है ना। तो इसकी जो इमेज बनती है, दैट इज अ मोज़ेक इमेज। मतलब इमेज मैं लिखवा दूंगा में नर्वस सिस्टम में कि इमेज बनती है काफी सारे टुकड़ों में, पार्ट्स में, ठीक है ना। हर लेंस इमेज बनाता है, इंडिविजुअल इमेज बनाता है, तो इमेज इज अ मोज़ेक इमेज। तो इसलिए हम आई को बोलते हैं कंपाउंड आई। अच्छा, बात यह खत्म नहीं हो जाती,
कंपाउंड आई के साथ साथ कंपाउंड इज प्रॉपर्टी ऑफ आर्थ्रोपोड्स, बल्कि अभी हमने ऐसी रिसर्च भी करी है कि कई ऐसे आर्थ्रोपोड्स जो पानी के अंदर है, उनकी आई इतनी एक्टिव है, इतनी अच्छी है कि मतलब कि दे आर एज गुड एज एक्सरेज। मतलब आपको, आप उसे सीधा सीधा वो कर सकते हो, ब्रेन का जो सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है ना, ये सब आप सिंपली उनकी आईज नॉर्मली कर रहे हैं। मतलब दैट इज अ गुड क्वालिटी, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ आईज आर्थ्रोपोड आर हैविंग। और इवन आर्थ्रोपोडा क्या, मोलस्क, मोलस्क हैव वेरी गुड आई। मतलब पूरे एनिमल किंगडम में सबसे अच्छी आंखें अगर किसी की हैं तो मोलस्क की हैं, स्पेसिफिकली सिफेलोपोडा, ठीक है, ये ऑक्टोपस आईज या कटल फिश की आईज, दे आर ट्रेमेंडस, दे आर मतलब दे आर वेरी गुड। ठीक है, हमारी आई तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, हमसे तो अच्छी बहुत सारे लोगों की है, ठीक है। ऐसे काम का लोग बस होमो सेपियंस अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग स्पेशल अबाउट देम apart from that giant brain which they do not even use. Well, तो आईज आर वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत बहुत अच्छी इमेज बनाती है। एंड आईज की एक और खास बात है कि उनको ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मतलब आपकी आंखों को ना बहुत सारा रोशनी चाहिए कि बहुत ज्यादा फोटॉन्स आएंगे तो न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगे तो आप इमेज बनाएंगे। इनकी आईज को नहीं चाहिए, इनकी आईज को बस थोड़ी सी लाइट चाहिए, थोड़ी से फोटॉन्स में भी अच्छी इमेज बनाते हैं। इसलिए आर्थ्रोपोड्स आर नॉक्टर्नल, रात में भी क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कंपाउंड आई के अलावा सिंपल आई भी है। सिंपल आईज आर नोन एज oocyllus, मैंने ऊपर टॉप पे लिखा है oocyllus। oocyllus इज द सिंपल आई। सिंपल आई इमेज नहीं बनाती, ये सिर्फ फोटो सेंसिटिव है, तो ये याद रखिएगा, इमेज बनाने वाली सिर्फ कंपाउंड आई है, राइट। चलिए, तो ये हो गया हेड की बात। अब थोरैक्स के बारे में तीन पार्ट्स हैं, मीजोथोरैक्स, प्रो एंड मेटा। प्रो, मीजो, मेटा। हालांकि आपके एनसीईआरटी में प्रोथोरैक्स इज लेबल्ड एज प्रोनोटम, ऐसा क्यों बोला गया वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो वी कैन आल्सो से इट प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। अब देखिए साइड में आते हैं थोड़ा सा। साइड में आप देखते हैं कि इसके दो विंग्स बनाए मैंने, ऑफ कोर्स दो इधर है, इट्स अ बायलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, तो विंग्स दो यहाँ है और दो उस तरफ भी होंगे, ठीक है ना। तो जैसे वहां आपको तीन लेग्स नजर आ रहे हैं, वो तीन लेग्स इधर भी हैं उधर भी हैं, ऑफ कोर्स छह लेग्स हैं, ऐसा तीन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उधर भी दो विंग्स हैं और तीन लेग्स हैं, इधर भी दो विंग्स और तीन लेग्स हैं, ठीक है ना। जो लेग्स हैं वो एक एक सेगमेंट से आ रहे हैं, एक प्रोथोरैक्स से आ रहा है, तो पैर ऊपर वाला प्रोथोरैक्सिक लेग, फिर जो दूसरा वाला है दैट इज मीजोथोरैक्सिक लेग, तीसरा वाला है मेटाथोरैक्सिक लेग। तो लेग्स आर थोरैसिक, ठीक है ना। इवन द विंग्स आर थोरैसिक, लेकिन थोरैक्स है तीन, थोरैक्स है तीन पार्ट्स में, विंग है दो, ठीक है ना। तो इस नाइंसाफी को कैसे दूर करते हैं कि हम आखिरी वाले को, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं। ओ आई एम सो सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, तो प्रोथोरैसिक विंग नहीं है हमारे पास, आई एम सो सॉरी, हमारे पास मीजोथोरैसिक विंग है। ये गलती मत करना, ये मैंने गलती से करी है, बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या छोड़ दिया, हमने इसको छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, टॉप मोस्ट सेगमेंट को छोड़ दिया, प्रोथोरैक्स को छोड़ दो, ठीक है। अब सेगमेंट भी दो और विंग्स भी दो, तो बराबर बराबर बढ़ गए। ऊपर वाला मीजोथोरैसिक विंग, नीचे वाला मेटाथोरैसिक विंग, एक आगे है एक पीछे है। तो जो आगे है वो हो गया आपका द फोर विंग, और जो पीछे है वो हो गया आपका हाइंड विंग। अच्छा, विंग्स दोनों को बोल रहे हैं, लेकिन जो फोर विंग है उसको विंग नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो फ्लाइट में मदद नहीं करता। तो फोर विंग फ्लाइट में मदद नहीं करता, वो सिर्फ बॉडी को कवर करता है। फ्लाइट में मदद करने वाला हाइंड विंग है, तो फ्लाइट में मदद करता है हाइंड विंग, यानी द मेटाथोरैसिक विंग, यानी द सेकंड विंग। और जो ऊपर वाला विंग है वो फ्लाइट में मदद नहीं करता। अच्छा, दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला विंग बड़ा है, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला विंग ज्यादा बड़ा होता है, वो पूरी बॉडी को कवर करता है, नीचे तक कवर करता है। बल्कि आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो उन्होंने इस तरफ लेग्स वाली साइड में एक बनाया भी विंग कवर करते हुए, तो वो पूरा नीचे तक कवर करता है, ठीक है ना। हालांकि इस पे भी आप बता सकते हैं कौन मेल कौन फीमेल। जो मेल्स होते हैं, ठीक है ना, उनके विंग थोड़े से ज्यादा लंबे होते हैं नीचे तक, और फीमेल्स के थोड़े से ज्यादा छोटे से होते हैं। मतलब ऐसा समझो कि मेल जो है उन्होंने फुल पैंट्स पहने हुए और जो फीमेल्स है उन्होंने थोड़ा कैपरीज पहने हुए, ऐसा वाला है ना। तो पूरा कवर करते हैं नीचे तक मेल्स के अंदर विंग, और फीमेल्स थोड़े से छोटे होते हैं, मतलब कि
द लोअर सेगमेंट आप देख सकते हो, 10 सेगमेंट या 9 सेगमेंट आप देख सकते हो इन स्पाइट ऑफ द 4 विंग कवरिंग द बॉडी। ठीक है ना। तो 2 विंग्स हैं ऐसे मान लीजिए, ये एक फोर और एक हाइंड। तो क्या होता है, पहले हाइंड विंग अंदर जाता है और ऊपर से फोर विंग आ जाता है। तो फोर विंग कंप्लीटली कवर्स द हाइंड विंग। तो पहले फोर विंग अंदर गया, हाइंड विंग अंदर गया, फोर विंग ऊपर से आ गया, पूरी बॉडी को कवर कर लिया। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ फोर विंग। अच्छा, कवर कर रहा है तो बटा सी बात है, आप अपनी बॉडी को किसी ट्रांसपेरेंट चीजों से कवर नहीं करोगे, आप कवर करोगे तो ओपेक चीजों से करोगे। तो जो फोर विंग है वो ओपेक है, वो लेदरी है, वो हार्ड है। ठीक है ना, वो कवर कर रहा है तो वो लेदरी है, ओपेक है, वो उसका फोर विंग है, बॉडी को कवर करने वाला। जो हाइंड विंग है वो हल्का है, वो ट्रांसपेरेंट भी है। ठीक है ना। तो हाइंड विंग इज ट्रांसपेरेंट, हल्का है वो, और वो उड़ने में मदद करेगा। ठीक है। हालांकि दोनों में ज्यादा बड़ा, द लार्जर वन इज द फोर विंग। लेकिन अगर आप डिस्टल एंड पे देखोगे ना, मतलब एंड वाली साइड में, तो ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा है एंड पे, प्रॉक्सिमल एंड पे नहीं, डिस्टल एंड पे। डिस्टल मतलब लास्ट वाला एंड। तो डिस्टल पे ना ये थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है, वो थोड़ा सा नैरो है, ये थोड़ा ब्रॉड है। तो एंड पे थोड़ा सा ऐसे चौड़ा, वो कौन सा है, दी हाइंड विंग। तो ये पॉइंट थोड़े से रिमेंबर रखना। तो मेजर आपको क्या याद रखना कि इलाइट्रा या टेगमीना, एलाइट्रा टेगमीना, इसे हम बोलते हैं द फोर विंग, एक ही बात है, एलाइट्रा टेगमीना इसी के नाम है। और हाइंड विंग इज द मेटाथोरैसिक विंग, और मीसोथोरैसिक इज द फोर विंग। उड़ने में मदद करेगा दी हाइंड विंग, और बॉडी कवर करेगा द फोर विंग। ये सारी बातें याद रखिए, बिकॉज क्वेश्चन आ जाता है ना। सर तो मिक्स, आपने ऊपर में हाइंड विंग लिखा है, मैंने ऊपर में हाइंड विंग लिखा है, ओपेक वाले में। बेटा मैंने पूरा पढ़ के लिखा है। मैंने लिखा है इट इज ओपेक, इट कवर्स द हाइंड विंग, कवर लिखा है। अच्छा, ओके सर, यस सर। फोर विंग, गॉट इट। इसका फंक्शन लिखा है, टू कवर बिहाइंड विंग छोड़ दे, कंफ्यूज हो, कवर बॉडी कर दो। अब ठीक है, यस सर। कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन मत हो। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड लास्ट चीज बात है, विंग्स मेरे ख्याल से क्लियर है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए लेग्स है इसके पास। ठीक है ना, 6 लेग्स होते हैं, 3 इधर 3 उधर। ठीक है ना। अब जो लेग्स है उनमें 5 पोडोमर्स हैं, 5। ठीक है, 5 के नाम लिखे, कॉक्सा, फीमर। अब कॉक्सा फीमर के जानते, ट्रोकैंटर बड़ा छोटा होता है, कॉक्सा फीमर को कनेक्ट करता है। हाँ, पढ़ने में कॉक्सा ट्रोकैंटर एंड फीमर पढ़ोगे, लेकिन ये बहुत छोटा है। तो कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सल, डायग्राम में बनाया है। कॉक्सा, ये ट्रोकैंटर, ये फीमर, ये टिबिया, और ये 1 2 3 4 5, 5 छोटे छोटे टार्सल, खुद 5 छोटे टुकड़ों में बना हुआ है। तो दिस इज टार्सल। ठीक है ना। तो 5 पोडोमर्स होते हैं। ठीक है ना, कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सल, और लास्ट में नीचे क्लॉ भी रहता है। जैसे क्लॉ ऑल्सो, क्लॉ पता है आपको, ऐसे एडहेयर करके रखने के लिए, मतलब कि ऐसे क्लॉज पॉइंटेड से, और नीचे एडहेसिव स्ट्रक्चर रहता है। देखिए, कॉकरोच को आपने ना दीवार पे चलता हुआ देखा होगा, है ना, कि कॉकरोच दीवार पे चढ़ जाता है। ठीक है ना। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक टर्म बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली लिख देता हूँ। there's a term known as scansorial. So you're typing scansorial, scansorial. ओके, तो एक टर्म होता है स्कैनसोरियल, जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे लिखा है ब्लैक बोर्ड, सॉरी मैसेज में। तो कॉकरोच इज ऑल्सो स्कैनसोरियल। स्कैनसोरियल मतलब जो दीवार पे चल सके, जैसे छिपकली, स्पाइडर, ये स्कैनसोरियल है, कॉकरोच स्कैनसोरियल है। अच्छा, दीवार पे चल पा रहा है क्योंकि इसके जो आखिरी वाला पैर है ना, जो आखिरी वाला टार्सल है, उसके नीचे एडहेसिव स्ट्रक्चर है, चिपकने वाला स्ट्रक्चर है। तो उसको दीवार से इजिली क्या कर लेता है, चिपका लेता है, ग्रिप बना लेता है। ठीक है ना। तो इट कैन वॉक ऑन दी वॉल बिकॉज ऑफ द एडहेसिव स्ट्रक्चर बिलो द फीट। ठीक है ना। छिपकली के पास अलग चीज, छिपकली वैक्यूम पैड्स होते हैं। ठीक है ना, इसलिए वो स्कैनसोरियल होता है। ठीक है, तो इट इज स्कैनसोरियल। तो ये हो गया इसके पैरों के बारे में इंफॉर्मेशन। आखिरी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, इसके लोअर रीजन में आप एक स्ट्रक्चर देखोगे नोन एज एनल सर्काई। ठीक है, एनल सर्काई जो है, अब देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा है एनल सर्काई,
या एनल सर्कस, CURCUS, सर्कस वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब एक के लिए होता है। जब पेयर में है तो हम क्या बोलते हैं, सर्काई। तो एनल सर्काई है। ये स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर, यहां लिख लीजिएगा, लिखा नहीं है मैंने, दे आर वाइब्रेशनल सेंसिटिव, है ना। अब वाइब्रेशनल सेंसिटिव मतलब आपका ना जो ईयर होता है ना, ईयर, आपका ईयर वाइब्रेशन सेंसिटिव है। भाई वाइब्रेशन पिक करना किसका काम है, ईयर का काम है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि कॉकरोच अपने लोअर पोस्टीरियर एंड से सुन रहा है, अपने पैर, अपने पोस्टीरियर एंड से सुन पाता है। क्यों? द एनल सर्काई आर वाइब्रेशनल सेंसिटिव। ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी फिलहाल ये मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकल में नहीं पता किसके पास टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, अभी ये मॉर्फोलॉजिकली एक फीमेल कॉकरोच है, अभी मॉर्फोलॉजिकली। अब अगर मैं चाहूं तो इसको एक ही बारी में मेल कॉकरोच बना दूंगा, बस मुझे क्या रखना होगा, यहाँ पे दो छोटे स्ट्रक्चर और बना देंगे, ऐसे, ठीक है ना। अभी जो दो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, अगर मैं इनको नाम दे दूं, फ्रेंडली स्ट्रक्चर होते हैं, इनको नाम दे दूं अगर एनल स्टाइल, या एनसीईआरटी लेवल करती है कॉर्डल स्टाइल, कॉर्डा टेल पे है ना, एंड पे, तो एनल स्टाइल। अब एनल स्टाइल बोलते ही ये मेल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि ओनली मेल्स हैव small two little structures at the posterior end which is known as anal style. So do not get confused. Anal cerci both for male as well as of the for the female cockroach, whereas anal style is for the ओनली एंड ओनली मेल कॉकरोच। यही एक मॉर्फोलॉजिकल मेजर डिफरेंस है, क्लियर कट डिफरेंस है मेल और फीमेल कॉकरोच में। मॉर्फोलॉजी में आपको और कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, एंटीना लॉन्ग शॉर्ट होना, विंग्स बड़ा छोटे होना, वो प्रॉपर डिफरेंसेस नहीं है। प्रॉपर डिफरेंस यही है एक मॉर्फोलॉजिकल। ऑफकोर्स एनाटॉमी में तो आप देखोगे कि मेल कॉकरोच वो जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल वो जिसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सिर्फ इकलौता ये स्ट्रक्चर है एनल स्टाइल जो आपको बताएगा कि कॉकरोच मेल है या कॉकरोच फीमेल है। और क्या डिफरेंस सरकाई और स्टाइल में? जो एनल सरकाई है वो बताया मैंने आपको, इट्स अ वाइब्रेशनल सेंसिटिव, उसके कान है एक्चुअल में। और जो एनल स्टाइल है दैट इज टच सेंसिटिव, वो टैक्टाइल है इन नेचर। ठीक है, क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी which has been drawn by me again, represented to you. तो कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स अदर पॉइंट्स। Anybody having any doubt? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एक्चुअली आई थिंक दैट इज अ बेटर आइडिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्लैक बोर्ड आपका पूरा जो भी मुझे बताना है लिखना है वो पहले ब्लैक बोर्ड पे लिख देना चाहिए, फिर मैं आपको बैठ के आराम से समझा दूंगा। तो जस्ट गिव मी 5 मिनट, आई जस्ट कवर अप द ब्लैक बोर्ड, जो मुझे आपको बताना मैं लिख देता हूँ।
ना वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है। आई बी चेंजिंग पोजीशंस और आज एक्सप्लेन पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया अबाउट द काइटनस प्लेट्स, ठीक है ना, या जिनको स्क्लेराइड्स बोला जाता है। देखिए जो कॉकरोच है ना, ठीक है, अब ना कॉकरोच की बॉडी ना काइटनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है, ठीक है, ये बात पता है आपको। लेकिन जो काइटनस एक्सोस्केलेटन है ना, वो ऐसी कंप्लीट नहीं है। ये बॉडी कवर कर रही है ना काइटनस एक्सोस्केलेटन से, तो तरीका क्या है कि एक काइटिन का स्ट्रक्चर यहाँ लगा दो, एक स्ट्रक्चर यहाँ लगा दो, एक पीछे एक आगे, दो साइड में, पूरी बॉडी कवर हो गई, है ना। ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है ना। काइटिन ऐसे पूरी बॉडी में एक ऐसे यूनिट कवर नहीं, वो प्लेट्स की फॉर्म में कवर्ड है। मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर ऐसे काइटिन नहीं है, ऐसा ऐसे काइटिन नहीं है। दिस इज नॉट द वे काइटिन। काइटिन कैसे प्लेट्स की फॉर्म में, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, प्लेट्स की फॉर्म में काइटिन कवर्ड है। मतलब चाहे तो फोर्स से लेके एक एक प्लेट को रिमूव कर सकते हैं। तो एक एक प्लेट को रिमूव करने के बाद आपको कॉकरोच की ना स्किन नजर आने शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो काइटन काइटिन है इसकी बॉडी के ऊपर, वो सिंगल ऐसे यूनिफॉर्मली ऐसे ऐसा नहीं, ठीक है ना, वो प्लेट्स की फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, अब कवर करने के लिए प्लेट्स कैसे लगी हुई है काइटिन की, एक प्लेट तो लगी होगी ऐसे, ठीक है ना, एक प्लेट लगी हुई है ऐसे भाई, ये प्लेट लगी है आगे, आगे मतलब लेट्स से डॉर्सल साइड है ना। मतलब कॉकरोच अगर ऐसे जा रहा है, कॉकरोच गोइंग लाइक दिस, दिस इज द डॉर्सल साइड, ऊपर वाली साइड डॉर्सल साइड होती है, नीचे वाली वेंट्रल होती है, ठीक है ना। कॉकरोच ऐसे जा रहा है तो दिस इज द डॉर्सल, दिस इज द वेंट्रल साइड। तो डॉर्सल साइड की बात करते हैं, तो एक तो डॉर्सल साइड पे प्लेट लगी होगी, ठीक है ना, लाइक दिस, ओके, ऐसे ऐसे मान लेते हैं ना। और एक लगी होगी पीछे वेंट्रल साइड में, तो भाई एक आगे प्लेट एक पीछे प्लेट, ठीक है, साइड तो रह गई। अब साइड में एक प्लेट यहाँ, एक प्लेट यहाँ, तो हर सेगमेंट, जो उसकी थोरैक्स सेगमेंट हो गया, एब्डोमिनल सेगमेंट हो गई, हर सेगमेंट में चार प्लेट्स हैं, एक डॉर्सल साइड में, एक वेंट्रल साइड में, एक लेटरल साइड में, एक इस लेटरल साइड में, एक इस लेटरल साइड में। तो चार प्लेट्स मिलके एक सेगमेंट को कवर कर रही है हर जगह, ऐसे ही है। क्लियर पॉइंट आ रही बात सामने। तो ये जो प्लेट्स हैं इन्हें हम स्क्लेराइड्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? स्क्लेराइड्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्क्लेराइड्स, ये प्लेट्स को बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, इन सारी प्लेट्स को आपस में कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है, सीमेंटिंग स्ट्रक्चर है, दे आर सीमेंटेड बाय आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन आ जाता है। आर्थ्रोडियल, जोड़ने वाली, जॉइंट बनाने वाली आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ओके, तो मैंने आपको प्लेट्स बता दी। अब इन प्लेट्स के ना नाम है, ऐसे नहीं आप बोल दो कि डॉर्सल प्लेट वेंट्रल प्लेट, ऐसा नहीं चलेगा, आप उसे प्रॉपर बोलेंगे। डॉर्सल प्लेट का नाम है टर्जा, टर्जा, TRGA, टर्जा, या बुलाते हैं टर्जेटीज, ठीक है ना, टीज लगा देते हैं टी के साथ, टर्जेटीज। अच्छा, वेंट्रल साइड वाली का नाम है स्टर्ना या स्टर्नटीज। अच्छा, इसको याद रखने का मेरा अपना एक फंडा है, आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपकी ये वाली बोन का नाम क्या है? दिस बोन सर स्टर्नम। स्टर्नम है, राइट। ये वो बोन है जहां से आपके रिब्स जुड़े होते हैं, ऐसे बोलते हैं स्टर्नम। और आपकी स्टर्नम का है वेंट्रल साइड में, या आपकी वेंट्रल साइड है, तो स्टर्ना हो गए वेंट्रल साइड वाले। क्लियर? तो वेंट्रल वाला स्टर्ना, डॉर्सल वाला टर्जा। लेटरल वाले को हम प्लूरा बोलते हैं। लेटरल वाले को क्या बोलते हैं? प्लूरा। तो दो प्लूरा, एक टर्जा एक स्टर्ना मिला के पूरा पूरा सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है। हाँ, एक और छोटी सी इंपॉर्टेंस है कि सारे सेगमेंट्स में स्टर्ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 9 ही स्टर्ना है एब्डोमेन में, 10 होने चाहिए, 9 ही है। मतलब लास्ट वाले सेगमेंट में स्टर्ना नहीं है, सिर्फ टर्जा है। टर्जा प्लूरा भी नहीं है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक टर्जा टर्जा ही है बस आखिरी सेगमेंट में। बाकी सेगमेंट में सेम है, टर्जा स्टर्ना दो प्लूरा, बस एक आखिरी सेगमेंट में थोड़ा सा अलग है। ठीक है, दैट शुड नॉट बॉदर यू एक्चुअली। ओके, आई जस्ट रीजॉइन, ये कॉल की वजह से मेरी आवाज स्लो आने लग जाएगी आपको। आई हैव टू जस्ट रीजॉइन बिकॉज़ कॉल की वजह से आवाज थोड़ी दिक्कत देगी आपको। जस्ट वेट अ सेकंड।
ओके, तो मैं ये बता रहा हूँ कि है ना, ये सब हो गए। तो अब हम एक चीज और देखिए कि जो तर्जा है उसी का एक नाम नॉटम भी है। जो तर्जा है उसी का एक नाम क्या है, नॉटम भी है। ओके, तो जो तर्जा है उसका एक नाम नॉटम भी है, ठीक है ना। तो अब आपको क्लियर हो गया कि क्योंकि डॉर्सल्स वाले स्क्लेराइड को मैं नॉटम भी कह सकता हूँ, इसलिए आपकी एनसीईआरटी प्रोथोरैक्स की उस वाले सेगमेंट को नॉटम लेवल किया हुआ, प्रो नॉटम, मतलब प्रोथोरैक्स का डॉर्सल वाला स्क्लेराइड स्क्लेराइड। तो अच्छी वो इनडायरेक्टली बता रही है कि इसको नॉटम भी बोलते हैं। तो नॉटम वर्ड इज यूज फॉर द डॉर्सल स्क्लेराइड्स, ठीक है ना। इसलिए यू कैन आल्सो कॉल इट प्रोथोरैक्स का प्रोनॉटम, मेसोनॉटम एंड मेटानॉटम, ठीक है ना, क्योंकि वो इसी ऑर्डर में दिखाए हुए हैं, ठीक है ना। ओके, अब अगली चीज आती है माउथ पार्ट्स। पहले माउथ पार्ट्स के बारे में सोचते हैं। किसी भी आर्थ्रोपोडा को अगर आप लेंगे तो हर आर्थ्रोपोडा में आपको ये कुछ माउथ पार्ट्स मिलेंगे। लैब्रम, विच इज द अपर लिप, अपर लिप, लेबियम या लेबियम, इसको बोलते हैं हम द लोअर लिप। हाइपोफैरिंक्स इज द टंग, maxilla it is the upper jaw, and mandible is the lower jaw। जहां पे जॉस पेयर में लिप्स अपर लोअर है और बीच में टंग रहती है ना। ये डायग्राम एनसीईआरटी के, ये आपको याद रखने हैं। क्यों, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। फर्स्ट लाइक डायग्राम बना दे, कुछ लाइक क्या है तो बताना चाहिए कि देयर इज अ लैब्रम, देयर इज अ लेबियम, देयर इज अ मैक्सिला, देयर इज अ मैंडिबल। अच्छा, खास बात क्या है, पहचानना कैसे, इससे देखिए ये होते हैं पैल, ये होते हैं पैल। पैल आपको, ओके, पैल आपको मैक्सिलम में मिलेंगे और लेबियम में मिलेंगे, ठीक है। और जो हमेशा पैर में रहेंगे। कैप करते हैं क्या, पैर पर टेस्ट सेंसिटिव, ठीक है ना। तो माउथ पार्ट्स हैं, माउथ को बनाते हैं। और कॉकरोच का जो माउथ पार्ट है, कॉकरोच कैसे खाता है, बाइटिंग एंड चूइंग है। तो कॉकरोच के माउथ पार्ट्स आर बाइटिंग एंड चूइंग टाइप माउथ पार्ट्स, ये याद रखिएगा। कॉकरोच के बाइटिंग एंड चूइंग होते हैं। जैसे हनी भी है, उसके लैपिंग होते हैं। और बटरफ्लाई है, उसके वो सिर्फ साइफनिंग होती है, सिर्फ वो फ्लावर के रस को सक करती है। मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। तो सारे और जैसे मस्किटो है, उसका पियर्सिंग पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स हैं। वो आपका खून चूसता है स्किन को पियर्स करके। तो खाने के मेथड के ऊपर इनके माउथ पार्ट्स अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होते हैं। ठीक, कॉकरोच के आप ये देख रहे हैं माउथ पार्ट्स आर बाइटिंग एंड चूइंग। और मैंने बताया पैल्प्स हैं लोअर लिप के पास और अपर जॉ यानी मैक्सिला के पास। और पैल्प टेस्ट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना। अब आपको डायग्राम आ भी जाएगा तो पहचान जाओगे। सबसे आप पहले हाइपोफैरिंक्स को साइड कर दो। सबसे छोटा स्ट्रक्चर हाइपोफैरिंक्स है, उसको साइड में कर देंगे। सबसे पहले आप देखोगे कि जो आपके सामने स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है वो एक है या दो है। अगर वो पेयर में है तो वो जॉ होगा, ठीक है ना। अब अगर उसका पैल्प है तो वो मैक्सिला होगा, पैल्प नहीं है तो वो मैंडिबल होगा। अगर वो सिंगल स्ट्रक्चर है तो वो लिप होगा, या तो लेबिया होगा तो लेब्रम होगा। पैल्प है तो वो लेबिया होगा, वरना वो लैब्रम होगा। तो इस तरीके से आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हाइपोफैरिंक्स। और इसको टंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों लिप्स के बीच में रहता है। तो दोनों लिप्स के बीच में, इसलिए उसको हम टंग बोल रहे हैं, ठीक है ना। नॉर्मली आपकी टंग दोनों लिप्स के बीच में रहती है ना, ठीक है। ओके, इस डायग्राम का आइए, हालांकि इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं, बिकॉज बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी प्रीटी स्टूपिड डायग्राम जो आपकी रिसर्च में है, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने कॉम्पिटिशन कैसे दिखाया है। देखो, मान लो कि मैं कॉम्पिटिशन लेक्चर में इनको ये एंगल, ठीक है, ये एंगल दिखाते हैं, समझ में आ रहा था, बढ़िया चीज है, यहाँ से दिखा रखा है, अच्छे से समझ में आता है।
या बैक साइड दिखाते हैं, रिवर्स साइड को समझ में आ रहा, अभी कुछ अच्छा दिखा है ना, मतलब ये वाला कौन सा डायग्राम कैसे दिया है सिर्फ समझ नहीं आ रहा है, एक बार रिपीट कर दीजिए, आवाज में प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे क्या कह रहा है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आवाज सही से नहीं आ रही थी। कहाँ से बता दूं दोबारा से? नहीं बताया था कि हाइपोथैलेमस बीच में होता है, उसके बाद जो बताया था। बेटा हाइपोफैरिंक्स इज टंग छोटे लिप्स के बीच में रहता है, इतना ही बताया था बस कि आइडेंटिफाई करने का बता दिया था ना, कैसे करोगे आइडेंटिफाई? यस सर। हाँ, उसके बाद बता दीजिए जो बीच वाला डायग्राम है इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बीच वाला डायग्राम बहुत ही अजीब है एनसीईआरटी का, क्यों? क्योंकि ये साइड व्यू है ऐसा कि कॉकरोच इज लाइक लुकिंग इन दैट डायरेक्शन, और आपने साइड से उसकी फोटो खींच के वो डायग्राम बनाया, तो इससे कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी बना तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डायग्राम में क्या क्या दे रखा है, ठीक है ना। इस डायग्राम में पहले तो ऊपर एंटीना बना रखा है, साइड में दूसरे वाले से सिंपल है, इधर कंपाउंड है, या पहचान जाओगे, हेड वाला पार्ट पहचान जाओगे। नीचे वाले हिस्से में आते हैं, जो लोअर रीजन में है, इस तरफ की तरफ वो लैब्रम है, और उधर कोने में मैक्सिला बना हुआ है, बीच में बड़ा सा पार्ट मैंडिबल बना हुआ है। याद रखना, मैंडिबल के पास नीचे देखिए यहाँ पे इंसाइजिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये जो पार्ट है ना, ये ये इंसाइजिंग पार्ट है, मतलब ये काटने में थोड़ा हेल्प करता है, कटिंग में हेल्प करता है थोड़ा सा, है ना, तो कटिंग में हेल्प करता है, तो ये इंसाइजिंग पार्ट, ठीक है ना। और ये देखिए, ये मैक्सिला के पैल्प है, ये लेबिया के पैल्प, तो पैल्प है ये, तो ये हो गया आपका लेबिया, ये हो गया मैक्सिला, ये हो गया मैंडिबल, ये हो गया लैब्रम। इस डायग्राम में ये लिमिट्स याद रखिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम साइड व्यू ऑफ द कॉकरोच है, और मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोच में आई सपोज इतना ही है, और मॉर्फोलॉजी में कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो अगली बात जो हम करेंगे वो हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की और रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और बाकी सिस्टम्स की, और वो हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। रेस्ट इज सर वो सीई क्या लिखा है? हाँ बेटा, सर C.E सेंटर वाले डायग्राम में। बेटा कंपाउंड आई, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। हेड में क्या रहेगा? कंपाउंड आई। हाँ हाँ हाँ। Having any doubts? इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर तक काफी क्वेश्चन आ रहे थे, दो क्वेश्चन आए थे, इस साल कम आए, तो एक दो बार इजी है, पढ़ाते जाऊंगा, साथ साथ एनसीईआरटी से पढ़ते जाइए, कुछ भी टफ नहीं है। एक बार अभी पढ़ लीजिए, एक बार टेस्ट होगा तब पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन में रीडिंग मार लीजिएगा, बहुत, ठीक है। और कॉकरोच से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। हर बात काइटनेस कवरिंग में मैंने पूरा डिटेल आपको बताया है कि काइटनेस कवरिंग में प्लेट्स होती हैं, डॉर्सल वाली को हम बोलते हैं टर्जा, वेंट्रल वाली को बोलते हैं स्टर्ना, लेटरल वाली को बोलते हैं प्लूरा। एक सेगमेंट में एक टर्जा, दो प्लूरा और एक स्टर्ना रहेंगे, मतलब चार रहेंगी, और ये चारों आपस में सीमेंटेड रहेंगी बाय द हेल्प ऑफ सीमेंटिंग मेम्ब्रेन नोन एज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हर सेगमेंट में ये प्लेट्स रहती है, काइटनेस प्लेट्स। चलिए, और किसी को कोई और डाउट? नो सर। हाँ जी बोलिए। सर नो सर बोल रहे थे। अच्छा, नो सर, ओके ओके, चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज स्टडी फ्रॉम एनसीईआरटी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।